नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव तो पहले से ही मैदान में थे। चिराग पासवान का नाम भी सामने आने लगा और प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर उनके जो समर्थक थे ये मांग उठाने लगे कि मुख्यमंत्री पद के असली दावेदार वही हैं। अब मुकेश सहनी का भी बयान आया है। उन्होंने भी खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बताते हुए कहा है कि बिहार में सिर्फ 3 ही लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जा सकते हैं। उसमें मुकेश सहनी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन तीनों को आशीर्वाद देके आगे बढ़ाना चाहिए। अब इन बयानों का क्या होगा बिहार की राजनीति पर असर? इस घटनाक्रम में परिवर्तन के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। कुछ दावेदारी में और भी परिवर्तन होगा। क्या होगा, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव तो पहले ही दावेदार थे। अब चिराग पासवान और मुकेश सहनी की भी दावेदारी हो गई है। एनडीए में इसको लेकर थोड़ा घमासान या टूट फूट की खबरें आ रही हैं या कभी कभी डर का माहौल बन रहा है। उधर अब आरजेडी अलायंस में भी, इंडिया अलायंस में अब हम की दावेदारी के बाद वहां भी क्या इस तरह के विरोधाभासी बयान सामने आएंगे? कुछ राजनीति पर असर पड़ेगा या क्या हो सकता है? देखिए, मुकेश सहनी का जो बयान है वो इंडिया गठबंधन में विरोधाभास की जो स्थिति है उसको भी परिलक्षित कर रहा है, सामने रख रहा है। तेजस्वी यादव चेहरा तो है, समन्वय समिति के प्रमुख वही हैं और नेपथ्य में भले लालू प्रसाद हो, है ना, लेकिन आगे तेजस्वी यादव का चेहरा है और करीब करीब सभी लोगों ने मान लिया है एक तरह से, हालांकि उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी लोगों ने ये मान लिया है कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव है। मुकेश सहनी इससे पहले खुद को डिप्टी सीएम बताते रहे हैं कि अगर अपने मछुआरा समाज को जब भी उन्होंने संबोधित किया और हर जगह पे ये बात कही कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, तो डिप्टी सीएम आपका भाई, आपका संबंधी जो भी है, आपका सेवक मुकेश सहनी, ये डिप्टी सीएम होगा। तो पहले तो ये बोल रहे थे। तो ये जो नया सुर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जाने वाले 3 युवा हैं। एक तेजस्वी यादव, वो तो महागठबंधन के सर्वमान्य एक तरह से चेहरा इस वक्त वही दिख रहे हैं, औपचारिक घोषणा नहीं। दूसरा जो चेहरा है वो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, वो युवा चेहरा। तीसरा वो खुद को आगे पेश कर रहे हैं। तो यहाँ द्वंद्व थोड़ा सा परिलक्षित हो रहा है। तो इस बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे ये लगता है ये बयान देकर मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर बढ़ा दिया है। अब इसमें ये जो आपने बताया ना, तो इसमें जो है, लेकिन आप अपना कमेंट दें उससे पहले एक बात और बता दें यहाँ पे कि भाई जिस विरासत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो वो विरासत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार हैं, है ना। ये तो कहीं दिख नहीं रहा है कि सारा खेल तो वही है कि नीतीश कुमार विरासत छोड़ेंगे कि नहीं, विरासत छोड़ेंगे ही नहीं। अगर उनकी संख्या बड़ी होगी, एकदम अगर किनारे हो गए, तो ऐसी स्थिति अगर बनती है कि वो अगर किनारे बहुत हो गए, है ना, उनकी सीटों की संख्या, जेडीयू की सीटों की संख्या बहुत कम हो गई, तो नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हुई, तब इस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन तब तो परिस्थिति ये बनेगी कि एनडीए ही जो है वो कमजोर हो जाएगी, है ना, और तब महागठबंधन को पूरा लाभ मिल जाएगा। अभी की जो स्थिति है, एनडीए कमजोर तो नहीं है, एनडीए के रिपीट होने के ज्यादा चांसेस हैं अभी तक की जो एनालिसिस है, और उसमें नीतीश कुमार एक मजबूत कड़ी है ना उनकी। तो वो विरासत छोड़ने को तो तैयार है नहीं। नारा तो वहां यही लग रहा है। नहीं, देखिए, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात देखिए, अब हर संदर्भ में अलग अलग यदि देखा जाए
तो मुकेश सहनी बहुत बड़ा दांव खेले। अब दांव क्या है कि यदि मान लीजिए कि दोनों दलों की सीटें ऑलमोस्ट बराबर रही, 2-4 सीटों से यदि बहुमत मिल गया राजद को, तो मेरे ख्याल से मुकेश सहनी का निशाना वही है कि वो जो 2-4 सीटें अधिक होंगी और भूल से भी यदि वीआईपी को आ गई 8-10 सीटें, 5 सीटें बार्गेन करने की स्थिति हाँ, में, बिल्कुल। तो वो अपनी दावेदारी रख के बाहर से समर्थन लेने के लिए विवश कर सकते हैं कि चलो भाई एनडीए आए, उससे बढ़िया इन्हीं को ये कर लो। हमको लगता है ये उनका निशाना जो है, दृष्टि एक तो इस पर है और दूसरी दृष्टि है कि चुनाव में बार्गेन करके अधिक से अधिक सीटें अपने लिए हासिल करना। लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है, हम ये कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के पैरेलल में यदि कोई भी खड़ा होता है तो उसको शटअप कर दिया जाता है, किसी को खड़े नहीं होने दिया जाता है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार का भी आप देख रहे थे, कोई भी युवा नेता हो या जो थोड़ा पॉपुलर हो, उसको तेजस्वी यादव के सामने नहीं खड़ा होने दिया जाता है। ये राजद की रणनीति जी। उसी तरह जैसे कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी के आगे कोई मुखर ना होने पाए। तो अब राजद की इस रणनीति के बाद क्या आरजेडी मुकेश सहनी को अपने पास रखेगी? क्या उनकी बातों को मानेगी या फिर वही करेगी जो अन्य युवा नेताओं के साथ वो करती आई? देखिए, हम लोग जो अर्थ निकाल रहे हैं वो हमारा आकलन है, हाँ, है ना। आरजेडी को वीआईपी की जरूरत है, मुकेश सहनी की जरूरत है, सहनी समाज के वोटों को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में सबसे जो वल्नरेबल फेस है वो कौन है? मुकेश सहनी, क्योंकि वो दोनों गेम खेल रहे हैं, चुनाव से पहले का भी गेम और चुनाव के बाद का भी गेम, दोनों गेम खेल रहे हैं। अपने को विन विन कंडीशंस में वो रखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं उनको भी पता है कि उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलने नहीं जा रही हैं और बहुत ज्यादा सीटें अगर नहीं मिलेंगी तो बहुत ज्यादा सीटें जीतने का प्रश्न भी नहीं है। तो चाहे वो महागठबंधन में रहे या एनडीए में चले जाएं, मैं तो ये भी कर रहा हूं कि हो सकता है कि वो एनडीए में चले जाएं, तो दोनों स्थितियों में उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलने नहीं जा रही हैं। उनको भी पता है, उनकी पार्टी के लोगों को भी पता है, पदाधिकारियों को भी पता है, लेकिन वो अपने लोगों को, अपनी जनता को तो कम से कम यही समझाएंगे ना कि वो बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं और उनका बहुत बड़ा से होने जा रहा है। गवर्नमेंट जो है, जिस तरफ वो रहेंगे उसी पक्ष की सरकार बनेगी, ये समझाने का उनका एक तरीका है। लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि शटअप कर दिया जाता है, तेजस्वी के कद के बराबर कोई अगर खड़ा हो तो उसे शटअप कर दिया जाता है। पप्पू यादव ने ताजा बयान दिया है, आप देखें, है ना, कि कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी दिल्ली में, उसमें इन्हीं तमाम विषयों पर विचार किया जा रहा था, है ना, कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, और इसके अतिरिक्त जो है जो समझौता किस तरह से किया जाएगा, है ना, किन पार्टियों को हम लोग अपने गठबंधन में शामिल करें, कितनी सीटें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, साझा घोषणा पत्र हमारा होगा या नहीं होगा, कांग्रेस अपना रखेगी या साझा घोषणा पत्र होगा, इन तमाम विषयों पे बातचीत हो रही थी। पप्पू यादव ने इसी अवसर पर जो बयान दिया, वो बयान ये दिया कि सीएम चेहरा जो है वो चुनाव के बाद ही तय हो, यानी जब ये चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जाए और कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे दबे स्वर में स्वीकार भी किया है, इसके संकेत भी दिए हैं, तब पप्पू यादव फिर से ये बात दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गेम चल रहा है, दबाव की राजनीति एक तरह से चल रही है और मुकेश सहनी जो है इस खेल में कम से कम अब पारंगत हो गए हैं। कई मौकों पर वो, देखिए, पारंगत तो धोखा खाते रहे, फिर इधर आते रहे, उधर आते रहे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हासिल करने के चक्कर में वो धोखा भी खाए। हाँ, जैसे एनडीए के साथ थे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के चक्कर में वो बहुत तगड़ा उनको झटका लगा। महत्वाकांक्षी तो है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि मुकेश सहनी दबाव बनाने में सफल हों और अपने लिए कुछ अधिक सीटें ले जाएं और हंग असेंबली या फिर इस टाइप के बराबर के मुकाबले में शायद कुछ और बार्गेनिंग का खेल वो खेल लें। लेकिन
ये भी हो सकता है कि उल्टा दांव भी पड़ जाए उनका, और उनके ऊपर शक शुबा हो जाए, तो शायद लोग सोचे कि नहीं, इनको उतना मजबूत करना ही नहीं है कि आगे हमको किसी तरह से तंग कर सकें। तो दोनों ही स्थितियां मुकेश सहनी को लेके बन रही हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करके उन्होंने आरजेडी को थोड़ा असहज जरूर किया, असहज जरूर कर दिया है। और महागठबंधन में भी असहजता आ गई। सिर्फ आरजेडी असहज नहीं हुआ, बाकी लोग भी असहज होंगे कि भाई ये जो है विश्वासी हैं या नहीं है। एक और बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे ले जाएं। अब ये भी एक मजेदार बात है कि आप जिस पार्टी के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनकी विरासत को आगे ले जाएं, प्रशंसा भी छिपी हुई है। तो आप तो एक तरह से स्वीकार कर लिए ना, आप कहीं ना कहीं उनका प्रशंसा भी कर रहे हैं कि उनकी विरासत को हम आगे ले जाएंगे। तो ये तो मतलब दोनों ओर खेलने वाली बात हो गई कि हम दोनों ओर खेल रहे हैं, और मौका पड़ने पर हम फायदा उठा सकते हैं। मैंने सुनीता जी पहले ही कहा कि मुकेश सहनी महत्वाकांक्षी रहे हैं। उनका आप राजनीतिक इतिहास देखिए, हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से कालक्रम में उन्होंने बहुत बार इधर उधर कर दिया। तो राजनीतिक कलाबाजी वो खूब दिखाते हैं, हालांकि बहुत कामयाब नहीं है, लेकिन कलाबाजी दिखाने में माहिर हैं। अब ये तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पिछले चुनाव में उनको हेलीकॉप्टर में साथ साथ घुमाया, साथ साथ मछली का आनंद लिया, सावन के महीने में मछली की बात कर रहे हैं, उस समय भी ये चर्चा हुई थी। कुछ शायद उस समय भी कार्तिक का अवसर था या सावन ही था मेरे ख्याल नहीं से। नहीं सावन में तो मीट वाला प्रकरण हुआ जी बिल्कुल। तो उस समय भी कुछ इस तरह के प्रकरण थे, शायद चैती छठ था, शायद चैती छठ था, उस समय की बातें हो रही थी, तो ये प्रकरण उठे थे। तो ये खैर अलग सी बात है। जिस तरह से उस वक्त भाव भंगिमा थी, बिना मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दो लड़के इस तरह से घूम रहे थे, तो इतना विश्वास उनका है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने बयान में अपने को समकक्ष लाके खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव के, और तेजस्वी यादव को, उनकी पार्टी को, लालू प्रसाद यादव को ये बात पसंद नहीं आएगी, ये तो तय है। लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ थोड़ा सा इसमें इसको शामिल कर लें कि अपना नाम लिया और चिराग पासवान का भी नाम लिया। तो चिराग पासवान की भी चर्चा हम लोगों को कर लेनी चाहिए कि चिराग पासवान ने अभी हाल में एक टेलीविजन प्रोग्राम में अपने इंटरव्यू में कहा कि वो बिहार की सरकार में शामिल होना चाहते हैं, है ना, अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, और विधायकी लड़ना चाहते हैं, यानी विधायक का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। और ये भी स्पष्ट किया कि वो सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, है ना। तो उनका भी एक अलग प्रोग्राम है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते रहे हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि हम चूंकि दिल्ली की राजनीति में रहते हैं, तो बिहार की जो डेवलपमेंट के काम हैं या जो काम हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यही एक सोल मेरा मकसद है। हम पद के लालसी नहीं है, लालची शब्द हमने बोल दिया, लेकिन पद की लालसा, उन्होंने कहा कि मैं पद का लालसी नहीं हूं, क्योंकि पद तो एंजॉय कर रहा हूं, और पहले भी चाहता तो और भी पद मुझे मिल सकते थे। पिछले चुनाव में भी हम अलग से लड़े, अगर एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ते तो हमें सीटें भी मिलती, हमारे विधायक भी जीत कर आते, है ना, और मंत्री पद भी मुझे मिलता, तो तमाम चीजें वहां पे मिल सकती थी। तो पद की लालच मुझे नहीं है। मैं इस बार यहाँ पे अपनी पार्टी को स्टैंड कराना चाहता हूं, और पार्टी के विधायकों को सरकार में एक अच्छी खासी ताकत बनाकर रखना चाहता हूं। तो इसका क्या संदेश है? देखिए, इसका भी वही संदेश है जो मुकेश सहनी का संदेश है। इसमें भी उनकी, वो चाहे लाख कहें कि पद की लालसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूरदृष्टि में ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन रह पाएंगे वो कुर्सी पर ये तय नहीं है। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि अभी तत्काल नीतीश कुमार को ना हटाया जाए या वो बने रहें, पर इतना वो जान रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में एनडीए में नेतृत्व का एक संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि भाजपा में भी अभी कोई बहुत सर्वमान्य चेहरा और कोई जादुई फेस अभी तक नहीं आया है, करिश्माई जिसको कहते हैं कि जो आ जाए और वो बागडोर पार्टी की संभाल ले, ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि आफ्टर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की मेरी दावेदारी हो सकती है,
और इसीलिए वो बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और उसके लिए वो कर रहे हैं। सेकंड और है, दूसरा है कि एक अनुमान, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी भी उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है इस चीज के लिए। उसके भी दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि किसी कारणवश बहुमत कम होने की स्थिति में, किसी तरह के क्लैश होने की स्थिति में उनको आगे किया जा सकता है फेस। दलित चेहरा है और दलित मुख्यमंत्री के नाम पर उनको बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और नहीं तो दूसरी रणनीति ये भी होगी कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर उनको खड़ा किया जाए। लेकिन इसमें संशय है, सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों चाहेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद यदि कोई आए तो वो चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री हो। और इस पर भी लोग दोनों पक्ष है, दो बातें हो रही हैं। एक पक्ष का ये भी कहना है कि पहले योगी को भी कोई नहीं जानता था, अचानक से जैसे कोई आ जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। वो भविष्य की बात है कि चुनाव से पहले तो कयास ही लगाएगा। इस बीच मेरे मन में जो सवाल उथल पुथल कर रहा है, मैं किसी से पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं किससे पूछूं? मुझे लगता है कि आप ही से पूछ लो कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे पिछली बार की तरह? माफ कीजिएगा, पिछली बार जिस तरह से एनडीए से अलग राह उन्होंने अख्तियार कर ली थी, क्या इस बार भी वो एनडीए से दूर जाकर अपना जो गेम प्लान है उसी के आसपास बुनेंगे? नहीं, हमको नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। इसके पीछे दो तीन वजह हैं। हाँ, पिछली बार की तुलना में थोड़ा वो दबाव ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि उनके सांसद हैं और अभी भाजपा अल्पमत में, तो भाजपा अभी कोई भी सांसद खोना नहीं चाहेगी, तो थोड़ा दबाव ज्यादा बना सकते हैं और सीटें ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी से अलग जाके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछली बार तो कहा ये क्या ना कि देखिए उन्होंने क्या किया, उनको एक अलग नहीं, लेकिन लंबा वनवास उनको काटना पड़ा। अब पिछली बार ये बीजेपी का ही गेम प्लान था, नीतीश कुमार को कमजोर करना था, इसलिए चिराग पासवान जो है अलग। हाँ, वो बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर तब बीजेपी करना चाहती जब वो बहुत मजबूत होती। अभी सेंट्रल में उसको नीतीश कुमार की जरूरत है। अभी बीजेपी इस स्थिति में नहीं है। यदि वो बहुमत में रहती सेंट्रल में तो शायद वो नीतीश कुमार को साइड करने की सोच सकती थी। लेकिन आप सेंट्रल में सोचिए, नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे वो खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अभी नीतीश कुमार को कमजोर नहीं करेगी। दूसरा, चिराग पासवान भी अभी लाभ में है। यदि आप बीजेपी छोड़ देंगे तो उनको मिलेगा क्या? उनके हाथ से मंत्री पद भी चला जाएगा, है ना, और अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। और यदि बीजेपी और जेडीयू को छोड़ दे तो अभी वो इस स्थिति में तो है नहीं कि अपने दम पर वो कुछ सीटें हासिल करें या सरकार बना लेकिन उनके पार्टी के जो सांसद हैं और उनके करीबी है ना, वो तो कई मंचों से कह चुके हैं कि हमारी तैयारी 243 सीटों की है, हम 243 सीटों पर भी जा सकते हैं। और क्या वो ये गेम नहीं खेल सकते हैं कि एक बड़ी ताकत बनकर आए, है ना? देखिए, वो बड़ी ताकत बनकर आए और बाद की परिस्थितियों में अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो उनके नाम पर भी विचार हो जाए। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि चिराग पासवान के साथ कौन से वोटर हैं। पासवान वोट मजबूती से उनके साथ खड़ा है, बाकी कोई वोटर ऐसे नहीं है जो उनको मतलब छिटफुट जा सकता है, लेकिन एक चंक नहीं जा सकता है। तो अब ये बताइए, चिराग पासवान जब अकेले जाएंगे, शायद एनडीए के साथ रह के वो अच्छी खासी सीटें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अकेले लड़ेंगे तो किसी को हरा सकते हैं लेकिन खुद को जिता नहीं सकते। इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बहुत सारी सीटें, पिछले बार का अनुभव उनका यही था। हाँ, वो हरा ये नहीं कर सकते। तो पहला तो वो इसलिए नहीं आएंगे, अभी वो स्थिति में वो नहीं है, उतने मजबूत नहीं है। आरजेडी के साथ वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका खुद का सपना मुख्यमंत्री का है, तो वो कभी तेजस्वी यादव के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो अन्ना ही मेरे ख्याल से आरजेडी चाहेगी कि कोई बढ़िया साफ सुथरा चेहरा जो है तेजस्वी के सामने खड़ा हो। चलिए, इन तमाम प्रश्नों पर हम लोगों की नजर रहेगी और इन युवा चेहरों पर भी नजर रहेगी जो विरासत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के अभी जो पूरा सिनेरियो है वो दावेदारी पर है, और ये दावेदारी हमको लगता है कि अभी सिर्फ सीटों के बंटवारे में दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही हो रहा है। हाँ,
आगे विधानसभा चुनाव के बाद किसको कितनी सीटें आती हैं उसके हिसाब से कुछ ब्लैकमेलिंग और कुछ दबाव और बढ़ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग सरकार बनाने में भी कुछ इधर का उधर हो सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि दबाव बनाकर अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की रणनीति के तहत ही ये बयानबाजियां हो रही। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।